बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस स्टडी कर रहे हैं इंटर फिजिक्स और ये हमारे पास यूनिट है 17 जिसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इस वक्त हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का फ़र्क क्यों है, क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे सवाल बनाया आपके लिए, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या फ़र्क है फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में, क्या फ़र्क है, क्यों सेकंड लॉ आया हमारे पास। तो ज़ाहिर बात है अंडरस्टूड है हमारे पास कि अगर फर्स्ट लॉ में कोई लिमिटेशंस होंगी तो उनको रेक्टिफाई कौन करेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसको रेक्टिफाई करेगा। जो कमियां रह जाएंगी फर्स्ट लॉ के अंदर उसको डिफाइन करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा बस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहता है कि इट इज द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन की को डिफाइन करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम इस पढ़ते हैं ना इन मैट्रिक फर्स्ट में पढ़ा। एनर्जी नेदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन डिस्ट्रॉय, तो ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो कर रहा होता है फर्स्ट लॉ। अब इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, इट डज नॉट फुल कवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि कवर्ड कर रहा होता है, पिस्टन मूव करता है बाहर की तरफ, यानी कि सराउंडिंग की तरफ, तो मैकेनिकली वर्क हो रहा था, या सिस्टम हमारे पास सराउंडिंग से मूव कर रहा होता है, सिस्टम यानी कि सिस्टम पिस्टन मूव कर रहा होता है सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर, नेगेटिव वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, लेकिन फुली नहीं कवर्ड करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। तो ये एक ड्रॉबैक था इसका। ठीक है, सेकंड चीज ये कि इट इज यूज टू प्रिडिक्ट, इसको हम इस्तेमाल करते थे सिर्फ समझने के लिए, किसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को समझने के लिए। कब, व्हेन हीट इज एडेड, जब हीट ऐड करते हैं तो इंटरनल एनर्जी चेंज कितनी होती है, या जब रिमूव करते हैं हीट को तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होता है फ्रॉम द सिस्टम ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस हमने फर्स्ट इस प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफाइन भी किया था, प्रॉब्लम भी किया था साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो उसमें जो भी हीट ऐड कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं तो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कितना फर्क आता है उसको प्रिडिक्ट करता है। क्या इस्तेमाल किया, प्रिडिक्ट करता है, यानी कि ये सब थ्योरेटिकल्स हैं, प्रैक्टिकली इसको हम ज्यादा फर्स्ट लॉ को नहीं लेते। सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, उसमें तमाम चीजें लिमिटेशंस को कवर्ड किया गया हमारे पास। ठीक है, तो ये फुली कवर्ड नहीं करता हीट के ट्रांसफॉर्मेशन को किस मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और प्रिडिक्ट कर देता है हीट ऐड करने पे या हीट को रिमूव करने के ऊपर क्या चेंज होती है इंटरनल एनर्जी के अंदर, उसको बता रहा होता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा होता है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, इट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन किया इसने, कवर्ड भी किया इसने, किसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी को, यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी को, उसको ये एक्सप्लेन भी करता है, उसको कवर्ड भी करता है ये हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में लिखा, इट स्टेट डेट एंट्रोपी, ये जो एंट्रोपी है ना याद रख लीजिए, ये हमारे पास लास्ट यानी इसी चैप्टर के आखिर के अंदर एंट्रोपी आएगा, उसको बहुत डिटेल के अंदर समझाऊंगा, उसको लाजमी सुनिएगा उसको। ठीक है, तो ये क्या स्टेट करता है कि ये बताता है सेकंड लॉ कि एंट्रोपी जो है और सिस्टम की बढ़ जाती है ओवर टाइम, टाइम के बढ़ने के साथ साथ ही बढ़ती जाती है, जितना टाइम आगे जाके वापस नहीं आता। ठीक है, टाइम गुजरने के बाद वापस नहीं आता, तो ये हमारे पास एक अलग केस है। कुछ चीज़ें ऐसी जो रिवर्स हो जाती हैं, इनको हम एंट्रोपी में समझेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन याद रख लीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर फुली कवर्ड किया जाता है किसको, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। और दूसरा इसमें यही सेकंड लॉ बताता है कि एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है कब, टाइम के गुजरने के साथ, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है बिगाड़ पैदा होता जाता है। एंट्रोपी का मतलब है अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि चीज़ों का डिसऑर्डर हो जाना। इस एंट्रोपी को समझने के लिए प्रीवियस चैप्टर में भी हल्का सा आपको समझाया था कि जैसे कि एक गिलास है कांच का है, टूट गया, क्या वो वापस रिटर्न हो सकता है, नहीं हो सकता। एंट्रोपी उसकी इतनी बढ़ चुकी है कि वो रिटर्न नहीं हो सकता। वक्त इतना गुजरता जा रहा है ये, लेकिन क्या वापस आ सकता है वक्त, नहीं, वक्त नहीं आता। एंट्रोपी इतनी बढ़ गई है टाइम की, टाइम की एंट्रोपी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो रिटर्न नहीं कर पाता। हाँ, जिनकी एंट्रोपी रिटर्न कर सकेगी आपस, वो एक अलग केस होगा, तो उनमें क्या होगा, एंट्रोपी ऑर्डर कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जिनका ज्यादा होगा उनका रिटर्न होना मुश्किल है हमारे पास, इसको हम उसमें समझेंगे। लेकिन सेकंड लॉ ही हमें डिफाइन कर रहा होता है एंट्रोपी को सिस्टम की, और उसने ये कहा कि एंट्रोपी बढ़ती है कब, टाइम के गुजरने के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, जितना भी काम है उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इसके अंदर हीट में, लेकिन
ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। कहता है कि हीट को, पूरी हीट को आप कन्वर्ट कर दें वर्क के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट के अंदर, वर्क कन्वर्ट हो जाएगा टोटल हीट के अंदर, लेकिन टोटल हीट कन्वर्ट नहीं होगी टोटल वर्क के अंदर, यानी लॉसेज हो जाएंगे सेकंड वाले पास के अंदर। सेकंड लॉ के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे बहुत अच्छी तरह से, फर्स्ट लॉ भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये डिफरेंस थे हमारे पास, लिमिटेशंस थी, उनको कवर, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को कवर्ड किया किसने हमारे पास, सेकंड लॉ ने कवर्ड किया हमारे पास, ठीक है। इजी से, छोटे से थे, मुश्किल नहीं था आपके लिए, ठीक है। अब सवाल हमने बनाया, एक्सप्लेन कीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आप बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसको बताइए। तो याद रख लीजिए, हीट जो है वो आसानी के साथ हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ मूव कर जाती है। चाय का कप गर्म है, थोड़ी देर बाद आके देखो तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़, खाना पका हुआ है, कोई भी चीज़ गर्म है, थोड़ी देर बाद देखो ठंडा हो जाएगा, यानी कि हीट उसकी सराउंडिंग में चली जाती है यहाँ पास। तो हीट हमेशा फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कोल्डनेस की टेम्परेचर लो होता है, हॉटनेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, हीट हमेशा मूव कर रही होती है। अब जब ये मूव कर रही होती है तो याद रख लें इस चीज़ को, अगर दोनों में से एक नहीं होगा तो हीट फ्लो कैसे करेगा। इसका मतलब हीट जब ही फ्लो होगी जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हीट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो कर रही होती है, जो नेचुरल तरीका कार है, दुनिया का है, नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने ये जो हीट फ्लो होती है हमेशा, जिसको सब जानते हैं कि वो हॉटनेस से मूव करती है कोल्डनेस की तरफ, यानी कि जब टेम्परेचर में फर्क होगा तो हीट फ्लो करेगी। यहाँ पे एक केस रख लिया, एक हॉट रिजर्वायर रखा है, टेम्परेचर T1 रखा है, या TH कह सकते हैं उसको। दूसरा भी हॉट है, नज़र में तो ये कोल्ड की तरह नजर आ रहा है, लेकिन समझ लें ये हॉट ही है, उसका ज़्यादा टेम्परेचर है, इसका कम है हमारे पास। तो हम जानते हैं कि जब भी दोनों में से एक नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर तभी होता है जब जहाँ पे दो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर से जब हीट मूव करेगी लो टेम्परेचर में, इसमें बीच में रख दिया हमने एक हीट इंजन। हीट इंजन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी हीट आ रही है हॉट टेम्परेचर से, जो भी हीट आ रही है इसकी तरफ, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे पास, ठीक है। जो भी हीट आ रही है हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तरफ, बीच में हमने एक हीट इंजन रख लिया जो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हीट इंजन जो है ना, ये एक ऐसा इंजन होता है जो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एब्जॉर्ब यानी कि करके वर्क नहीं कर सकता, ये कह लें, वो कुछ पार्ट को रिजेक्ट कर देता है, जो जाहिर बात है। अब ये हीट तभी फ्लो होगी जब लोअर टेम्परेचर होगा, एक हाई के दरमियान में एक लोअर टेम्परेचर, उसके बीच में इंजन होगा, तो इंजन तभी काम करेगा जब लोअर टेम्परेचर होगा। और दोनों ही हॉट होंगे तो हीट क्यों फ्लो करेगी, दोनों में इक्विलिब्रियम बना हुआ होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हम अंडरस्टूड पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, अगर फर्स्ट किया ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट फ्लो होगी नहीं होगी, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, हीट इंजन काम ही नहीं करेगा हमारे पास, दोनों अगर बराबर हो जाए सेम से, तब ही हीट इंजन काम करेगा जब टेम्परेचर हाई से लो की तरफ मूव कर रहा होगा। ये हमारे पास सेकंड लॉ के अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके दो केसेस यहाँ पे आएंगे, एक में हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ जाते हुए और दूसरा कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ आते हुए, रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड लॉ को। तो जो सेकंड लॉ हमारे पास है कंसिस्ट करता है केल्विन पे और क्लासियस पे, स्टेटमेंट पे ये डिपेंड करता है। पहले केल्विन ने क्या कहा, फिर क्लासियस ने क्या कहा, उसको स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। तो केल्विन जो था उन्होंने ये कहा था, जब भी हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और बीच में यहाँ पे कहीं एक हीट इंजन रख लें, तो ये हीट इंजन जो है क्या करेगा, एक पार्ट को तो काम में इस्तेमाल कर लेगा और एक पार्ट को रिजेक्ट कर देगा टू द लोअर टेम्परेचर साइड पे। तो कहता है कि ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई हीट इंजन बना ही नहीं है कि वो सारी हीट को इस्तेमाल कर, सारी हीट जो एब्जॉर्ब करता है उसको एब्जॉर्ब करके सबको ही काम में इस्तेमाल कर ले, रिजेक्ट ना करे। तो उसने कहा केल्विन ने कि कोई भी ऐसा परफेक्ट इंजन नहीं है दुनिया के अंदर जो तमाम हीट को एब्जॉर्ब करके काम में इस्तेमाल कर ले। ऐसा कोई हमारे पास इंजन डिज़ाइन नहीं हुआ है आज तक।
तो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कहता है ये इम्पॉसिबल हमारे पास टू डिज़ाइन टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन, कहता है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि ऐसा इंजन बना लें डेट वर्क ऑन साइकिल। साइकिल का मतलब ये कि ये एक चक्कर होगा, यहाँ से आया यहाँ चला गया, फिर दूसरा चक्कर होगा आएगा वापस जाएगा, ठीक है। तो एक चक्कर के अंदर एक टाइम के अंदर क्या होगा, इंजन कोई ऐसा बना ही नहीं है, कहता है कि वो काम करे साइकिल के अंदर एंड टुक हीट फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स है जो हाई टेम्परेचर है वो सोर्स होता है। तो क्या करता है, ऐसा कोई इंजन दुनिया में बना ही नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब करे, ले टुक करे हीट को सोर्स से एंड कन्वर्ट कर दे इनटू वर्क विदाउट एनी लॉस, सारी की सारी हीट को इस्तेमाल कर ले काम करने के अंदर। ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई इंजन है ही नहीं हमारे पास जो सारी हीट एब्जॉर्ब करके उसको काम में इस्तेमाल कर ले, कुछ भी ज़ाया ना करे, ऐसा कोई इंजन है ही नहीं। तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है हमारे पास कि ऐसा डिज़ाइन करें या कंस्ट्रक्ट करें इंजन को जो काम करे साइक्लिक बेस पे, यानी कि एक चक्कर हुआ फिर दूसरा चक्कर हुआ तीसरा चक्कर हुआ तो वो काम करे, यानी कि साइकिल अगर 1 मिनट के लिए साइकिल को हटा दें तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं है जो काम करे, किस तरह से वर्क करे और एनर्जी को ले, कहाँ से, सोर्स से ले और कन्वर्ट कर दे किसके अंदर, वर्क के अंदर विदाउट एनी लॉस, बगैर कुछ ज़ाया किए। अकॉर्डिंग टू केल्विन स्टेटमेंट हीट इंजन केल्विन स्टेटमेंट के मुताबिक हीट इंजन या हीट डिवाइस कैन नॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। केल्विन ये कहता है कि वो ऐसा डिवाइस इंजन है ही नहीं हमारे पास, कोई ना कोई ऐसा डिवाइस है जो कि कैन नॉट कन्वर्ट, वो कन्वर्ट कर ही नहीं सकता हीट को किसके अंदर, वर्क में। मीन्स हीट एनर्जी या हीट इंजन कन्वर्ट मेजर पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क, बड़े हिस्से को तो वो काम में इस्तेमाल कर लेता है एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ हीट इज फ्लोइंग टू द लोअर टेम्परेचर रिजर्वर, वो हायर टेम्परेचर से एब्जॉर्व करने के बाद बड़े हिस्से से तो काम कर लेता है, लेकिन छोटा हिस्सा क्या करता है उसको वो रिजेक्ट कर देता है, वो फ्लो करा देता है कहाँ की तरफ, लोअर टेम्परेचर तरफ। ए शोन इनसाइड फिगर में नजर भी आ रहा है। अगर ये लोअर टेम्परेचर नहीं होगा तो हीट फ्लो भी नहीं करेगी, उस तरफ से आना ही नहीं शुरू करेगी। जब दो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो हीट आती है, उसके बीच में लगा दिया हीट इंजन, तो हीट इंजन एब्जॉर्ब तो कर रहा है Q1 हीट को किससे, हॉट रिजर्वायर से, लेकिन सारी हीट को इस्तेमाल नहीं कर सकता किसमें, वर्क के अंदर। कुछ हिस्से को वो रिजेक्ट कर देता है टू द लोअर टेम्परेचर के लिए। यहाँ नोट लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ हीट इंजन डेट हैविंग 100% ऑफ एफिशिएंसी। अगर ये इंजन सारी हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको काम में इस्तेमाल कर लेता तो ये परफेक्ट इंजन कहलाता, जो 100 इसकी एफिशिएंसी 100% होती है, जितना एब्जॉर्ब किया सारा का सारा इस्तेमाल कर लिया उसने वर्क के अंदर, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, यहाँ पे एक पिक्चर और दिखाई है हमने कि हीट जो है वो फ्लो हो रही है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, और बीच में क्या लगा दिया, एक हीट इंजन लगा दिया, और ये आउटवर्ड सराउंडिंग की तरफ वर्क हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे ये कहा गया कि हाई टेम्परेचर से हीट फ्लो कर रही है लोअर टेम्परेचर तरफ, बीच में हमने क्या कर दिया, हीट इंजन लगा दिया, लेकिन वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करके काम नहीं करा सकता, कुछ हीट को वो रिजेक्ट कर देता है इसके अंदर लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर के अंदर। और आज तक कोई ऐसा इंजन बना नहीं जो 100% हीट की इफिशिएंसी दे, यानी कि 100% हीट एब्जॉर्ब करके 100% वर्क कर ले। ये कहा था केल्विन ने। केल्विन का मकसद ये था कि कोई डिजाइन कोई इंजन ऐसा है ही नहीं हमारे पास जो सारी हीट एब्जॉर्ब करके सारा काम करा ले, वो कुछ ना कुछ जाया करेगा। तो इट्स इम्पॉसिबल, हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि वो काम करे किस तरह से कि एनर्जी को ले सोर्स से और कन्वर्ट कर दे वर्क के अंदर बगैर किसी लॉस किए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लासियस क्या कहता है हमारे पास स्टेटमेंट, ये कहता है कि हीट फ्लो करती है, पहले उसने कहा था क्या हॉट से कोल्डनेस तरफ, ये साहब कहते हैं कि हीट फ्लो करेगी कोल्डनेस से हॉटनेस, रिवर्स उल्टा आ रहे हैं, यानी कि हीट फ्लो देखें कहाँ से, रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर से हीट फ्लो कर रही है हॉट रिजर्वायर तरफ। कहता है भाई ये हो सकेगा लेकिन कुछ करना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये ऐसा नहीं होता कि खुद ब खुद ही हो जाए। पहला केस खुद ब खुद ही हो सकता है, केल्विन स्टेटमेंट में हीट हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ खुद ब खुद ही चली जाती है, लेकिन क्लासियस ने कहा कि हीट कोल्डनेस से यहां तक खुद ब खुद नहीं जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। अगर ये वहां पहुंचाना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा,
तो ये जाएगी हीट वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा आपको। पहले केस में कहा था केल्विन ने कि हीट फ्लो हो रही है हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ। अंडर दुनिया का नेचुरल फिनोमेना है, हाई से चीज लोअर की तरफ जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर खुद ब खुद ही चली जाती है हीट। चाय रख दो खुद ब खुद ठंडी हो जाएगी, हीट सराउंडिंग में चली जाएगी। कोई भी चीज रख दो, गर्म चीज, मेटल की रॉड रख दो, थोड़ी देर बाद देखो वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी हीट चारों तरफ खुद ब खुद ही निकाल देगा सराउंडिंग में। ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल है। लेकिन क्लासियस ने कहा कि अगर आप हीट को कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ लेके जाएंगे तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा बोल रही है। तो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, कहता है ये पॉसिबल नहीं है। क्या? हीट फ्लो करे फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, कोल्ड से हॉट की तरफ हीट फ्लो करे विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। जब तक आप उससे कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे, जब तक ये हीट कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ नहीं जाएगी, और विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, या जब तक कोई एनर्जी जाया नहीं करेगी, वो खर्च नहीं करेगी, जब तक वो कोल्डनेस से, यानी कि ये खुद ब खुद कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ हीट नहीं जा सकती। कोल्डनेस से हॉटनेस की तरफ हीट खुद ब खुद नहीं जा सकती। अगर आपको कोल्डनेस से हीट को लेकर जाना है हॉटनेस की तरफ, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। देखें एरो कहाँ गया, इनवर्ड आ गया, उसका एरो आउटवर्ड था, इनवर्ड। कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम कौन करता है? वो रेफ्रिजरेटर करता है। क्यों करता है ये भी थोड़ी मैं समझाता है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू क्लासियस स्टेटमेंट, क्या कहता है? रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस। वो हीट इंजन था, यहाँ पे क्या आ गया? रेफ्रिजरेटर आ गया। देखिए ये एमसीक्यूज बन सकते हैं कि केल्विन स्टेटमेंट के अंदर हीट इंजन है या रेफ्रिजरेटर है या ऑयल इंजन है, कुछ भी नाम कर देगा चेंज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो केल्विन के अंदर हमें हीट इंजन था। क्लासियस स्टेटमेंट में क्या है? रेफ्रिजरेटर है या हीट इंजन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको एंट्री टेस्ट में। ई केटो एम केटो ध्यान में रखिएगा। केल्विन के अंदर हीट इंजन है, क्लासियस स्टेटमेंट के अंदर रेफ्रिजरेटर है। क्लासियस में क्या रहा? कोल्डनेस से जा रही है हॉटनेस, केल्विन में क्या था? हॉटनेस से कोल्डनेस, फर्क अपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन वो खुद ब खुद हो जाता है। केल्विन क्लासियस वाला क्या होता है? इसमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। कहता है रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है डेट कन्वर्ट हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर। लोअर टेम्परेचर से वो हाई की तरफ, उल्टा काम कर रहे हैं ना। केल्विन तो हाई से लो की तरफ लेके आया, जो नेचुरल फिनोमेना है। ये नेचर के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। नेचर के जब खिलाफ काम करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये नेचर के खिलाफ, रेफ्रिजरेटर नेचर के खिलाफ काम कर रहा होता है, यानी कि हीट को लोअर से हाई की तरफ पहुंचाते हैं। और नेचर कहती है, हमारी दुनिया का जो यूनिवर्स है वो क्या कहती है? वो कहती है हाई से लो की तरफ इजीली फ्लो जाता है, वो इजी हो जाता है, वो आपका नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन अगर लोअर से हाई की तरफ जाएंगे तो ये आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो वो रेफ्रिजरेटर काम करता है जो लोअर से हाई की तरफ हीट को ट्रांसफर होता है। रेफ्रिजरेटर वर्क बाय यूजिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी। जब उसको कुछ रेफ्रिजरेटर को सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है तभी वो ये काम कर सकता है। सो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। फिगर में दिखा रहे हैं यहाँ पे हॉटनेस से कोल्डनेस, बीच में क्या लगा दिया? हीट इंजन नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, याद रख लीजिए। नो एनी रेफ्रिजरेटर हैज एबिलिटी टू डू वर्क विदाउट यूजिंग सप्लाई ऑफ एनर्जी। रेफ्रिजरेटर खुद ब खुद काम नहीं करता। ये कोई बॉक्स नहीं है, ये कोई वो नहीं है जिसमें खुद ब खुद ही चीज रखी हुई चीज को क्या करेगा? ये और ठंडा कर देगा, खुद ब खुद नहीं कर सकता। तो कहता है नो एनी रेफ्रिजरेटर हैज एबिलिटी टू डू वर्क। कोई रेफ्रिजरेटर ऐसा है ही नहीं दुनिया के अंदर जो बगैर सप्लाई लिए काम कर सके। इजी है, मुश्किल नहीं है, इसको समझने की कोशिश करता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल आ गई। एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है, बच्चे समझेंगे स्ट्रिंग रखी हुई है, कंसिडर कर लें कुछ भी हमारे पास। ठीक है, कितना टेम्परेचर है इसका? ठंडी है हमारे पास, फ्रिज से निकाली हमने, ठंडी है, फर्ज कर लिया। ये 10 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री इसका टेम्परेचर है। अब अगर क्या इस वक्त क्या हो रहा होगा? हीट बाहर से इसमें आ रही होगी, हॉटनेस आ रही होगी, हॉटनेस इसमें आ रही होगी, लेकिन अंदर की कोल्डनेस बाहर नहीं जाएगी। बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये आपको, क्लासियस स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है तो हीट बाहर से इसके अंदर आ रही होती है और इसके टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं है, इसके टेम्परेचर को और कम कर देती है। यानी कि क्या करती है वो? नीचे, यानी कि नीचे के डाउन नहीं करती, 10 से 9 नहीं करती, वो 10 से 11 कर देगी, 12 कर देगी, 20 कर देगी। हीट बाहर से अंदर आ रही होगी, हॉटनेस आ रही होगी इस कोल्डनेस की तरफ। तुमसे ये क्या होगा? थोड़ी देर बोतल को बाहर रख दो, थोड़ी देर बाद चेक करोगे तो जितना ठंडा पहले था, फर्स्ट क्या हमने निकाला फ्रिज से, तो कितना था वो? 10 डिग्री सेल्सियस था।
5 मिनट बाद चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर 15 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। हीट हॉटनेस इसके अंदर आ गई, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर, इसकी कोल्डनेस बाहर नहीं गई। अगर इसकी कोल्डनेस को आप बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रखना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर के अंदर। फ्रीजर में रख लें या नीचे फ्रिज में रख लें, कहीं पे भी रख लें। फर्स्ट के जब आपने रखा, पहले बाहर 10 डिग्री सेल्सियस था, अपने टेम्परेचर का स्केल आगे बढ़ा दिया, ज़्यादा कोल्ड कर दिया। नतीजा क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो 6 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। क्या हुआ, हीट जो थी पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे थी, अब हीट अंदर की कितनी है, वो इस बोतल के अंदर की कितनी हो गई, वो 6 सेल्सियस हो गई। यानी कि 4 डिग्री क्या करेगा रेफ्रिजरेटर इस कोल्डनेस पे, हालांकि ठंडा है, ठंडक है ये 10 डिग्री सेल्सियस की ठंडक है, इसमें कोल्डनेस है 10 डिग्री की। तो इस 10 डिग्री की कोल्डनेस को वो क्या करेगा, उस एनर्जी को बाहर निकालेगा और गिरा देगा, इसको कितना कर देगा, 6 कर देगा। तो ये क्या हुआ, इसकी जो 10 डिग्री वाली हीट थी, उसको कोल्डनेस को उसने सराउंडिंग में, फ्रिज अपने इर्द गिर्द बाहर सराउंडिंग में फैला देगा और कितना कर देगा, इसका टेम्परेचर वो 6 डिग्री सेल्सियस कर देगा। समझ में आ रही है बात आपको? दो बातें हो रही हैं, एक बोतल बाहर है, एक बोतल अंदर है। बाहर वाली बोतल में क्या हो रहा है, हीट अंदर आ रही है, हर जगह चारों तरफ से हीट अंदर आ रही है, उसके टेम्परेचर को 10 से 11 12 करने की कोशिश कर रही है बाहर की हीट। लेकिन जब इसी बोतल को उठा के 10 डिग्री सेल्सियस वाली बोतल को उठा के यहाँ रखा और थोड़ी देर बाद चेक किया तो उसका टेम्परेचर गिर गया। कितना गिर गया, 10 से कितना हो गया, वो 6 हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब 4 डिग्री इसकी जो कोल्डनेस थी, यानी कि 10 से 4 तक का भी वो टेम्परेचर, यानी कि कोल्डनेस थी, ठंडक थी ना, 10 भी कोल्डनेस थी, 6 भी कोल्ड, तो 4 डिग्री का जो कोल्डनेस थी वो रेफ्रिजरेटर ने क्या बाहर निकाल दिया, रेफ्रिजरेटर से ही बाहर निकाल दिया आपका। ये है क्लासियस स्टेटमेंट। रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, वो उसकी कोल्डनेस वाली एनर्जी को वो क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है हॉटनेस के। रेफ्रिजरेटर के चारों तरफ बाहर चेक करेंगे, सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अंदर का रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कम होता है। तो वो इस कोल्डनेस को कहाँ फैला रहा होता है, वो कोल्डनेस को बाहर निकाल रहा होता है रेफ्रिजरेटर आपका। ठीक है, यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। अब देखिए दो चीज़ें आगे, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं इट अकर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि हॉटनेस से हीट जाएगी कोल्डनेस की तरफ, हॉटनेस से कोल्डनेस तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। रखो गर्म चाय रखो, थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी खुद ब खुद, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ठंडी हो गई। जैसे कि हीट फ्लो होती है फ्रॉम हॉटनेस से कोल्डनेस की तरफ, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता आपको। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी पड़ती, खुद ब खुद ही हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, वो अकर होते हैं कब, इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल, जब कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो होगा। कैसे, हीट फ्लो करेंगे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, किसके जरिए, रेफ्रिजरेटर से। एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई इसके अंदर, रेफ्रिजरेटर का काम लिया, तो उसने क्या किया, लो टेम्परेचर से हीट फ्लो कर दी हाई टेम्परेचर की तरफ। समझ में आ रही बात आपको? ये जो हमारे पास केल्विन स्टेटमेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करता है, और क्लासियस जो है हमारे पास है वो शो करता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। क्या आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक रेफ्रिजरेटर ने क्या किया, कोल्डनेस को बाहर निकाल दिया, 10 डिग्री की हीट को बाहर निकाल दिया सराउंडिंग की तरफ, और खुद ठंडा हो गई, 10 से भी कम होकर 6 पे आ गई वो। ठीक है जी, ये आसान सा था आपके दोनों स्टेटमेंट। तीसरा टॉपिक भी आज ही कवर करेंगे इसके अंदर हम। अब हम यहाँ कहते हैं एक्सप्लेन कीजिए हीट इंजन को, कि हीट इंजन होता क्या है। अभी हीट इंजन आप पढ़ चुके हैं केल्विन लॉ के अंदर, ठीक है। और एक्सप्लेन कीजिए एफिशिएंसी हीट इंजन की क्या होगी। तो हीट इंजन आप जानते हैं ऐसा डिवाइस जो ट्रांसफॉर्म करेगा हीट एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या, वर्क कराएगा। हीट इंजन क्या कराता है, मैकेनिकल वर्क कराता है, उसको कहते हैं हीट इंजन। अभी हीट से आया होने वाली बात नहीं कर रहे हम, सिंपल सी एक बात कर रहे हैं। हीट इंजन का काम ये है कि वो हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। जो हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करे मैकेनिकल एनर्जी में, उसे कहते हैं हीट इंजन। मैकेनिकल वर्क कराएगा, फिजिकली कुछ चीज़ मूव कर रही होगी, उसे कहेंगे हीट इंजन। अब हीट इंजन जो है वो कंसिस्ट होता है, उसके लिए हीट इंजन की लाजमी एक हॉट बॉडी चाहिए होती है, जहाँ से हीट निकलेगी और कहाँ जाएगी, वो कोल्ड बॉडी में जाएगी। तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का होना तो बहुत ज़रूरी है।
हॉट बॉडी का मतलब है फर्नेस, आग की भट्टी कह सकते हैं, कंडेंसर जो कि ठंडा कर दे उसको एकदम से। इनके बीच में एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। तो एक हीट इंजन जो होता है वो कंसिस्ट कर होता है 3 पार्ट के ऊपर। एक उसका एक हीट गेटिंग पार्ट होता है जहां से वो हीट ले रहा होता है, एक वर्किंग पार्ट होता है और एक हीट रिजेक्ट पार्ट होता है। हमने पहले ही कहा हीट इंजन परफेक्ट इंजन आज तक कोई भी नहीं है, सब में लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज वगैरह हो रहे होते हैं। हीट इंजन एब्जॉर्ब करता है हीट को कहाँ से? फ्रॉम द सोर्स। सोर्स कौन सी? उसकी हॉट बॉडी है, वहां लिखा है एट हायर टेम्परेचर से वो एब्जॉर्ब करता है हीट को, परफॉर्म करता है सम मैकेनिकल वर्क। जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करता है? कुछ मैकेनिकली काम करता है। एंड सम डिस्कार्ड हीट एज ए लोट, और कोल्डनेस के अंदर कुछ हीट को डिस्कार्ड कर देता है एज ए वेस्ट और एज ए एक्स्ट्रा हीट के तौर पे। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। एक इसके लिए हॉट बॉडी चाहिए हीट इंजन के लिए, एक वर्किंग सब्सटेंस जो काम करे, और तीसरा क्या होता है जो कोल्ड है जहां पे वो एक पार्ट को जाया कर दे लोअर पार्ट के, लोअर टेम्परेचर के अंदर। ठीक है, रिसीव करेगा हॉट बॉडी से, कोल्ड में रिजेक्ट करेगा, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल वर्क के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे दिखा दिया हमने हीट इंजन दिखाया। ठीक है, हमने वो नहीं दिखाया जो अभी पढ़ के आए क्लासेस वाला। हीट हाई हॉट रिजर्वायर से आ रही है, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ आ रही है, वो T1 है, ये T2 है, बीच में हीट इंजन लगा रखा है हमने। तो जितनी भी हीट आई है उसको माइनस कर दें इस वाले में से, तो वो सारा का सारा काम में इस्तेमाल होगा। नहीं, जो जाया हुआ पार्ट है अगर उसको निकाल दो टोटल वाली हीट में से, तो वो सारा का सारा वर्क है। तो वर्क बराबर होगा किसमें से? सप्लाई इनपुट, इनपुट में से माइनस कर दें इसका, जो हमारे पास रिजेक्ट हो गई तो वो वर्क होगा, आउटपुट होगा आपका। आउटपुट तभी निकलेगा जब आप इनपुट में से ये रिजेक्ट वाला ऐसा निकाल दें, सारा वो आउटपुट हो जाएगा। कंसिडर कर लिया एक हीट इंजन है डेट एब्जॉर्ब हीट Q1, एक हीट इंजन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को Q1 को फ्रॉम हॉट रिजर्वायर से। एंड हीट इंजन रिजेक्ट, हीट इंजन क्या करता है? एक हीट इंजन रिसीव कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है Q1 को, और साथ में क्या कर रहा है? हीट इंजन रिजेक्ट कर रहा है, निकाल रहा है, वेस्ट कर रहा है, लॉस कर रहा है हीट का Q2 टू द कोल्ड बॉडी। कोल्ड लोअर टेम्परेचर भी कह सकते हैं, वो हायर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, वो हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी। एंड हीट इंजन डज मैकेनिकल वर्क, हीट इंजन काम करता है सराउंडिंग की तरफ वर्क, जो W कहलाता है, ड्यूरिंग द साइकिल, अपने एक चक्कर में। अगर 10 साइकिल होगा तो 10 चक्कर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो आपका बुक में नहीं है, इन साइकिल पे स्टडी ज़्यादा नहीं है आपके, लेकिन अभी फिलहाल इसको इतना समझ लीजिए। तो एक चक्कर के अंदर नाउ हीट इंजन रिपीट द सेम साइकिल, यही जो हीट आई एक पार्ट ज़ाया हो गया और फिर वर्क हो गया हमारे पास, एक पार्ट ने वर्क कर दिया। या ये कह लें कि वर्क क्या होगा? जितनी भी हीट सप्लाई आई थी उसमें से ये निकाल दें, वो सारा का सारा वर्क करेगा। रिजेक्ट वाला हिस्सा निकाल दें इनपुट में से, वो वर्क है W = Q1 - Q2। Q1 इनपुट थी, Q2 आउटपुट थी। एक बार ये हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, हर बार यही होता रहेगा। तो कहता है कि हीट इंजन रिपीट करता है द सेम साइकिल ओवर एंड ओवर, बार बार क्या करता है? इनपुट लेता है, जाया करता है, काम कराता है, इनपुट लेता है, जाया करता है, काम कराता है। तो कहता है Q1 and Q2 बी द एब्जॉर्ब एंड रिजेक्ट हीट। Q1 एब्जॉर्ब हीट है और Q2 कौन सी है? वो रिजेक्ट हीट है। ड्यूरिंग वन साइकिल, पूरे एक चक्कर के अंदर, ये हमेशा एक चक्कर में ये इनपुट होगा, वो उसका रिजेक्ट हीट होगा। एक एब्जॉर्ब हीट है, Q1 एब्जॉर्ब हीट है, Q2 क्या? रिजेक्ट हीट है एक चक्कर में। नेट हीट ड्यूरिंग द पर साइकिल, एक चक्कर में क्या हीट का चेंज आएगा? चेंज इन हीट क्या होगा? जो इनपुट था उसमें से जो साया हुआ उसको निकाल दें, वो चेंज हो गया, डेल्टा की हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग वन साइकिल वर्क डन भी एज, किस तरह से निकलेगा वर्क डन? हम जानते हैं Q1 वो था जो हीट इनपुट ली थी, उसके 2 पार्ट थे, एक पार्ट ने वर्क कराया, दूसरा पार्ट जाया हो गया। जो भी इनपुट हीट थी उसने एक पार्ट ने वर्क कराया और दूसरा पार्ट क्या हो गया? वो जाया हो गया। जो चेंज इन वर्क था हमारे पास, जो वर्क टर्न का है उसको डेल्टा W कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरा पार्ट उसका जाया हो रहा था। अगर डेल्टा मालूम करना है तो Q2 यहाँ माइनस प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो Q1 - Q2। ठीक है, तो वर्क डन बराबर हो गया Q1 - Q2 के बराबर आ गया हमारे पास। कहता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन किस तरह निकालेंगे आप? तो याद रख लीजिए एफिशिएंसी को हम ईटा से जाहिर करते हैं, एन की तरह होता है, थोड़ा सा लंबा नीचे आ जाता है हमारे पास ये। तो कहता है कि थर्मल इफिशिएंसी, ज़्यादा हीट की बात कर रहे हैं, तो ये एफिशिएंसी कौन सी है? हीट एनर्जी एफिशिएंसी को हीट एफिशिएंसी भी कह सकते हैं, थर्मल इफिशिएंसी भी कह सकते हैं। किसकी? हीट इंजन की, इन वन साइकिल। अभी एक साइकिल की बात कर रहे हैं,
बी डिफाइन एज, किस तरह से, आउटपुट को में से इनपुट आउट रेशो ले लें, किसका, आउटपुट का, किसके साथ, इनपुट के साथ, उसको एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का जनरल फार्मूला 9 मैट्रिक फर्स्ट में हम यही पढ़ के आए, आउटपुट रेशो किसका, आउटपुट टू द इनपुट, उसको एफिशिएंसी कहा जाता है। जो का आउटपुट क्या होता है, जो काम क्या होता है, इनपुट वो जिसने लिया होता है, तो कहता है रेशो किसका, नेट वर्क डन का, जिसको डब्ल्यू से जाहिर कर रहे हैं, आउटपुट भी कहते हैं उसको, टू यानी कि वर्क डन को किसके लें, एब्जॉर्ब हीट के साथ ले लें, हीट एब्जॉर्ब, इनपुट ले लें, Q1 ले लें ड्यूरिंग वन साइकिल, तो एफिशिएंसी हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या था, वो वर्क था, इनपुट क्या था, वो Q1 था। वर्क डन किस बराबर था, हमने निकाला Q1 माइनस Q2 के, वहाँ Q1 माइनस Q2 लगा दिया हमने। ये Q1 के नीचे भी आएगा, ये Q2 के नीचे भी आएगा, जब Q1 से Q1 नीचे आएगा तो 1 बच जाएगा, Q1 से Q1 कट जाएगा, जब इसके नीचे आएगा तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए आप, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकली नो एनी हीट इंजन हैव 100% एफिशिएंसी। कहता है प्रैक्टिकली कोई भी हीट इंजन ऐसा है ही नहीं जो 100% एफिशिएंट हो, 100% वर्क करे, कुछ भी जाया ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर थ्योरेटिकल, अपनी थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर क्या है, इफ रिजेक्ट हीट या वेस्ट हीट या लॉस ऑफ हीट, जिसको Q2 कहते हैं, जो ज़ाया हो रही होती है सिस्टम से, अगर वो बराबर 0 की हो जाए, देन द इनपुट हीट विल यूज टू वर्क डन, बट इट इज इम्पॉसिबल। कहता है अगर ये Q2 जो हीट ज़ाया, Q1 इनपुट था, Q2 वो थी जो रिजेक्ट होती है, अगर Q2 ज़ाया हुई नहीं रही, कुछ भी ज़ाया नहीं हो रहा, तो क्या होगा, 0 को डिवाइड करेंगे Q1 से तो 0 आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0 को तो 1 आ जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, 100% हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता हीट इंजन के अंदर कि कुछ भी हीट ज़ाया ना हो, हीट्स लाजमी ज़ाया होती है, ठीक है। याद रहेगा, या इजी है, मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको और लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।